जी, अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज ट्रॉमा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और करना हमने ये कि पहले से ना सिर्फ वो वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि डोगर में कवर नहीं हुए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। ज्यादातर पोर्शन वही है जो ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हो, तो उस चीज को लेकर परेशानी होना। सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ अगर आप एक दफा रीड कर लेंगे या उनको डॉगर पे ही नोट कर लें, या आप इसी वीडियो को जो है वो पेपर से पहले दोबारा देख लें, तो उससे वो चीजें आपके माइंड में रहेंगी और आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज कोऑर्डिनेट ट्रॉमा कॉल। अब कोऑर्डिनेट ट्रॉमा कॉल में वो ये चीज बताता है कि अगर कोई पेशेंट है जो उसको सवेयर इंजरी है, ठीक है, हीमोडायनेमिकली उसको बहुत वो अनस्टेबल है, या उसको एयरवे के लिहाज से मतलब बहुत सवेयर उसकी इंजरी है, और जो लोग उसको रिसीव करने गए थे ट्रॉमा साइट से, लाइक जो एम्बुलेंस आई जो भी उसको रिसीव करने गई थी, उन लोगों ने इस चीज को असेस किया कि पेशेंट सिवियरली इंजर्ड है। अब वो क्या करेंगे, वो हॉस्पिटल में कॉल करेंगे, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करेंगे कि ये पेशेंट जो है, या एक से ज्यादा पेशेंट है। यूजली ये जो कोऑर्डिनेट ट्रॉमा कॉल है, ये यूजली उन जगहों पे हो रही होती है जहां पर ब्लास्ट की कंडीशन हो, बम ब्लास्ट, या फिर वॉर जोन हो, या मिलिट्री इंजरीज हो। मतलब यहाँ पर एक तो सवेयर इंजरीज बहुत होती है, दूसरा पेशेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर ना कोऑर्डिनेट ट्रॉमा कॉल का मतलब है कि वो हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर देंगे कि मोस्ट जो सीनियर क्लिनिशियन है ना, वो पेशेंट के पहुंचने से पहले ही वहां पर पहुंच जाए, ताकि पेशेंट को मैनेज किया जा सके, डील किया जा सके। तो इसको रीड करते हैं वो क्या बता रहा है। कोऑर्डिनेट ट्रॉमा कॉल को, तो पेशेंट आइडेंटिफाइड बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल एज बीइंग हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल और हैविंग एक्यूट एयरवे कॉम्प्रोमाइज। यानी पेशेंट को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसको एयरवे कॉम्प्रोमाइज है, तो अब कॉड रेड इनिशिएट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस ऑफ मोस्ट सीनियर क्लिनिशियन फ्रॉम ईच डिसिप्लिन प्रायर टू पेशेंट अराइवल। के पेशेंट के पहुंचने से पहले जो मोस्ट सीनियर क्लिनिशियन है हर डिसिप्लिन का रिलेटेड टू ट्रोमा केयर, वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोमा टीम के लीडर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वैसे तो ट्रोमा टीम जो होती है पूरी, वो वाली टीम होती है जो कि एटीएलएस अप्लाई कर रही होती है पेशेंट को, यानी एयरवे मैनेज किया जा रहा है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वो सिमल्टेनियस जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अगर एक पर्सन एयरवे मैनेज कर रहा है, दूसरा उसका जो है ना वो रिससिटेट कर रहा है, सर्कुलेशन को देख रहा है, तीसरा उसका जीसीएस कर रहा है, तो एट द जो है ना वो सेम टाइम सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक लीडर वो बनाएंगे, तो लीडर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो जो है ना वो टीम को कोऑर्डिनेट करेगा। उसके अलावा वो सिक्वेंशियल एक्टिविटीज के लिए जो है ना, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्टिविटीज के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना, कि ये एक पर्सन कर रहा है तो दूसरा ये करेगा। कोऑर्डिनेशन के बगैर अगर सारे के सारे एक ही चीज को लग जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन करना है कि अगर ये पर्सन जो है ये एयरवे को मैनेज करेगा, तो दूसरा जो है ना वो ब्रीदिंग देखेगा, तीसरा सर्कुलेशन। उसके बाद वो मैनेज टाइम, इंटरप्रेट फाइंडिंग्स एंड प्लान द नेक्स्ट मूव। अब एटीएलएस तो अप्लाई कर लिया, एटीएलएस के बाद पेशेंट जो है उसको देखना है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या नेक्स्ट इसकी इमीडिएट इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, क्या एंजियो एम्बोलाइजेशन करनी पड़ेगी, या इसको जो है ना वो सीटी स्कैन परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि आइडियल इन्वेस्टिगेशन है ट्रोमा के पेशेंट की। तो क्या ये डिपेंड करता है वो स्टेबल है अनस्टेबल है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, ट्रोमा टीम का लीडर जो है वो पेशेंट को असेस करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके फाइंडिंग्स को, फिर नेक्स्ट मूव बताएगा। ठीक है, आगे उसने यहाँ पे ट्रोमा टीम की बात की कि ट्रोमा टीम, जैसे मैंने बताया कि ये इनका मेन होता है कि सिमुलटेनियस और एफिशिएंट एप्लीकेशन एटीएलएस की करते हैं, कि एक पर्सन होगा तो वो फिर सिक्वेंशियली चलेगा, जिसकी वजह से या तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा इतनी देर में, या फिर जो है ना बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर पूरी टीम होगी तो सिमुलटेनियस जो है ना वो एटीएलएस को अप्लाई करेंगे। उसके बाद मोस्ट सीनियर क्लिनिशियन जो होगा वो उनका लीडर होगा। और कोर्ट ट्रोमा कॉल की बात करते हैं कि जो मोस्ट सीनियर क्लिनिशियन है हर स्पेशलिटी के रिलेटेड टू ट्रोमा केयर, वो पेशेंट से पहले जो है ना वहां पर पहुंच जाएंगे इमरजेंसी में जहां पेशेंट को डील करना है। चले, उसके बाद करते हैं प्राइमरी सर्वे की बात। प्राइमरी सर्वे में एबीसीडी तो आप सबको पता होगा, लेकिन ये जो स्मॉल सी उसने स्टार्टिंग पे लिख दिया ना, उसने ऐड किया है, ये शो करता है कि अगर बहुत सवेयर मेजर हैमरेज हो रहा है ना, किसी विजिबल हैमरेज हमें नजर आ रहा है, मैसिव आर्टरी जो ब्लीड कर रही है, तो उसको एयरवे से भी पहले कंट्रोल करना है। सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है, फिर एयरवे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब ये ना ज्यादातर वो कह रहे हैं इतना सवेयर जो हैमरेज वॉर जोन्स में या मिलिट्री इंजरीज में होता है, गन शूट अगर हो या ब्लास्ट हो, इन केसेस में इतना मेजर हैमरेज हो रहा होता है उन केस में। लेकिन वो कह रहा है सिविलियन प्रैक्टिस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी पेशेंट आपके पास है, वो भी बाजू का इतने मैसिव हैमरेज के साथ आ सकता है। तो आपने सबसे पहले उस हैमरेज को कंट्रोल करना है, प्रेशर अप्लाई करके या पैक अप्लाई करके डायरेक्टली उस वुंड के ऊपर या उस आर्टरी के ऊपर आप प्रेशर पैक अप्लाई करोगे। अगर वो ब्लीड जो है वो किसी लिम्ब से हो रहा है तो आप, और पैकिंग से प्रेशर से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप टोनिकेट भी अप्लाई कर सकते हो प्रोक्सिमल टू द वुंड, यानी जहां पर वुंड है उससे प्रोक्सिमली आप टोनिकेट अप्लाई कर दो, उससे वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद एयरवे की वही चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ब्रीदिंग में ये है कि जितने भी पेशेंट आएंगे सबको हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है। सर्कुलेशन में बात बताता है जो है ना ब्लड भी आपने पेशेंट का लेना होता है, ताकि आप क्रॉस मैच करवा लो और आप हीमोग्लोबिन और वीनस लैक्टेट की असेसमेंट करवा लो मॉनिटरिंग के लिए। फिर पेल्विक बाइंडर की बात, ये चीज पढ़ी तो ये पहले से, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगा हमें इसको रिपीट करना चाहिए, यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए, कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं ना और वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, यानी आपको समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं से ये ब्लीड कर रहा है, ठीक है, ये ब्लीड कर रहा है इसलिए इसके वाइटल स्टेबल नहीं है, तो उसको आपने पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है। मतलब आपको नहीं पता इसको पेल्विस में फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आप उसको हर पेशेंट को पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर दोगे
अनटिल अनलेस आप उस पेल्विक फ्रैक्चर को एक्सक्लूड ना कर लो, यानी किसी इन्वेस्टिगेशन की मदद से या डायरेक्टली उसको एक्सप्लोर करके आपने एक्सक्लूड कर लिया कि भी पेल्विक फ्रैक्चर नहीं है, फिर आप उसका पेल्विक बाइंडर रिमूव करोगे, ठीक है। आप जो वो सिमुलटेनियसली ससिटेट भी कर रहे हो और साथ ही आप उसका सोर्स ऑफ हैमरेज भी देख रहे हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन द केस ऑफ सर्कुलेशन हैमरेज कंट्रोल। मतलब सर्कुलेशन हैमरेज कंट्रोल में हमें दो काम एट अ टाइम करने होते हैं। एक तो हमने उसको रिससिटेट करना होता है, दूसरा हमने उसका सोर्स ढूंढना होता है कि ब्लीड कर रहा है तो ये कहाँ से ब्लीड कर रहा है, ठीक है। हैमरेज का सोर्स भी ढूंढना है और उसको रिससिटेट भी करना है। अच्छा, अब इसमें ना हैमरेज का एक और चीज मैं बताती हूँ कि हैमरेज का सोर्स ढूंढने के लिए जो फास्ट स्कैन किया रहता है वो भी इसी पॉइंट में किया रहता है, क्योंकि बेड साइड पे वो इमीडिएटली परफॉर्म हो जाता है। तो अभी पेशेंट की रिससिटेशन चल रही है तो साथ ही फास्ट स्कैन भी कर लेते हैं सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को, सोर्स ऑफ हैमरेज को देखने के लिए। अच्छा, आगे बात करते हैं जी परमिसिव हाइपोटेंशन की, मैसिव ट्रांसफ्यूजन की, प्रोटोकॉल और ट्रांएग्जामिक एसिड की। इसमें से ज्यादातर चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि परमिसिव हाइपोटेंशन में क्या करते हैं हम लोग कि हमें नहीं पता अभी तक सोर्स ऑफ हेमरेज हमें नहीं मिला कि कहाँ से पेशेंट ब्लीड कर रहा है। और अपना पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड दे देंगे, बहुत ज्यादा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो इससे वो जहां से भी उसकी ब्लीडिंग हो रही है ना वो तो ज्यादा जो है ना वो एग्रावेट हो जाएगी, ज्यादा सवेर हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास और ब्लीड आ गया, वो भी ब्लीड करना शुरू कर देगा वहां से। इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट में, हम ब्रेन, हार्ट और किडनी की सप्लाई को सिर्फ प्रिजर्व रखते हैं कि इन तीनों ऑर्गन्स को, जो हमारे मेजर ऑर्गन है क्रिटिकल, इनको सप्लाई मिलती जाए। और बाकी जो ऑर्गन है वो थोड़ी देर अभी और जो है ना वो बियर कर सकते हैं शॉक को, तो उनको अभी अगर नहीं भी मिलेगी तब तक हम जो है ना पेशेंट का सोर्स ऑफ हेमरेज ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को इनफ रिससिटेशन देंगे। तो कहते हैं इस केस में परमिसिव हाइपोटेंशन के केस में क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को 70 से 90 तक रखते हैं, 70 टू 90 mmHg रखते हैं। और लेकिन अगर पेशेंट को हेड इंजरी हो, हमने आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है हेड इंजरी का, तो अगर पेशेंट हेड इंजरी के साथ आपके पास आया है देन आप उस प्रेशर को 90 से अबव रखोगे, फिर 70 टू 90 के दरमियान ही होगा। लेकिन अगर हेड इंजरी नहीं है तो आप 70 टू 90 के दरमियान, यानी अगर एब्डोमिनल ट्रोमा है, थोरेसिक ट्रोमा है, तो आप 70 टू 90 के दरमियान जो उसका ब्लड प्रेशर रखोगे। इसको परमिसिव हाइपोटेंशन कहते हैं। ये हम ऐसे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने पेशेंट को एक्सेसिवली सोल्यूशन दे दिए, एक्सेसिव हमने उसको रिससिटेट कर दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, हीमो डाइल्यूशन हो जाएगी, कोएगुलोपैथी इंक्रीज कर जाएगी कि वो इतना डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड, क्योंकि आप तो अच्छा एक और चीज है कि जब आप उसको इमीडिएटली रिससिटेट कर रहे हो ना तो अभी तक आपका ब्लड जो है ना वो नहीं आया, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ब्लड जो है ना वो अरेंज नहीं होता। उसका ब्लड ग्रुप अभी आपने उसका ब्लड लिया, आप उसकी क्रॉस मैचिंग करवा रहे हो, आपको पता चला अच्छा इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, फिर ब्लड बैंक में गए हैं, वहां से ब्लड मैनेज किया जा रहा है, तो फौरन से पेशेंट को रिससिटेट करना पड़ता है ना, हम क्रिस्लोइड उसको देते हैं, ठीक है। फौरन हम ब्लड नहीं दे सकते, या अगर वो फीमेल है तो उसको ओ नेगेटिव, या मेल है तो ओ पॉजिटिव ब्लड भी दे दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो हम सबको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, सारे ब्लड ग्रुप्स को। लेकिन उसका जो अपना ब्लड है, स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है, वो अभी तक अरेंज नहीं हुआ। तो अगर उस केस में आप उसको इतना ज्यादा फ्लूइड दे दोगे कि भाई मैं इसके वाइटल स्टेबल कर रहा हूं, तो उससे होगा कि उसका इतना ब्लड डाइल्यूट हो जाना है कि जो क्लोट बनना था वो भी नहीं बनेगा, कोएगुलोपैथी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, और उसको जो है ना वो इसके अलावा ये भी होगा कि वो हाइपोथर्मिया उसका सिवियर हो जाएगा, क्योंकि आप जो फ्लूइड दे रहे हो उसको फर्दर हाइपोथर्मिया करवा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको अभी 70 टू 90 के दरमियान रख रहे हो ताकि हम उसका जो है ना वो सोर्स ढूंढे। लेकिन आगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है कि इट इज टाइम लिमिटेड। ये नहीं कि आप उसको सारा दिन परमिसिव हाइपोटेंशन में रख के बैठे रहो फिर उसने एक्सपायर हो जाना है। आपने उसको टाइम लिमिटेड है कि आपके पास फ्यू मिनट, लेट्स सपोज 30 टू 35 मिनट है, 40 मिनट है, कि इतनी देर आप उसको परमिसिव हाइपोटेंशन में रख सकते हो, और इतनी देर में आपने उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ हेमरेज आइडेंटिफाई करना है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और फिर तब तक उसका ब्लड आ जाएगा तो आपने उसको मैक्सिमम जो है वो रिससिटेट करना है अकॉर्डिंग टू नीड। चलिए आगे बताते हैं कि जो सिवियरली इंजर्ड पेशेंट है उनको उनका ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से रिससिटेट करना चाहिए, क्रिस्टलोडोक्लोराइड से नहीं। यानी अगर उसको आपने पूरा उसके वाइटल को स्टेबल करना है तो आप उसको ब्लड देकर स्टेबल करोगे। ये नहीं है कि आप उसको 2 लीटर 4 लीटर जो है वो क्रिस्टलोइड दोगे और ब्लड नहीं दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, डाइल्यूशनल होगी, कोएगुलोपैथी होगी, जैसे हमने पहले बात की। तो ये 1:1:1 जो है ना ये बैलेंस ट्रांसफ्यूजन होती है। इसका क्या मतलब होता है कि 1 पैक आरबीसी दोगे, 1 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दोगे और 1 प्लेटलेट। इस तरह से अगर 2 पैक आपने आरबीसी दिए तो 2 पैक या प्लाज्मा दोगे, 2 पैक या प्लेटलेट दोगे। इस तरह से बैलेंस ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है। और जो क्रिस्टलोइड का जो रोल है ना, यहाँ पर उसने टेबल में बताया था कि जो क्रिस्टलोइड का रोल है ना वो सिर्फ ये है कि जब तक ब्लड अरेंज नहीं हो जाता तब तक जो है ना वो क्रिस्टलोइड उसको मैनेज करेंगे, उसके सर्कुलेशन को, उसके इफेक्टिव वॉल्यूम को, ठीक है। बाकी जो है मेन जो पर्पस है सारा वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का ही है। ट्रेनएग्जामिक एसिड की बात करते हैं तो ट्रेनएग्जामिक एसिड जो है वो हमने सारे जो भी ट्रोमा के बाद पेशेंट आए उनको देना होता है। ये एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग है, यानी इसकी वजह से क्लोट बनते हैं और फिर वो टूटते नहीं है, एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सी डोजेज कि आपने ओवर द 10 मिनट 1 ग्राम आईवी दे देना है, 10 मिनट्स के अंदर अंदर 1 ग्राम आईवी ट्रेनएग्जामिक एसिड दे देना है। उसके बाद फर्दर 1 ग्राम डोज जो है वो ओवर नेक्स्ट 8 आवर्स देंगे, ठीक है। पहले 10 मिनट्स में 1 ग्राम दिया, फिर नेक्स्ट 8 आवर्स में
फर्दर 1 ग्राम डोज देंगे। और इसमें जो है ना वो उन सब पेशेंट को देना है जिनका बीपी 110 mmHg से कम है और जिनकी पल्स 110 पर मिनट से ज्यादा है। नेक्स्ट बात वो ये करते हैं कि अगर 3 आवर्स गुजर गए हैं ट्रोमा को, इंजरी को, तो आपने उसको ट्रांक्सामिकेशन नहीं दिया तो फिर आप उसको नहीं दोगे, क्योंकि इसके फर्स्ट डोज जो है वो 3 आवर्स से ज्यादा लेट नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें टेबल को, तो वगैरह ट्रांक्सामिकेशन क्या करता है, मोर्टेलिटी को काफी रिड्यूस कर देता है ट्रोमा के बाद, लेकिन इसको 3 आवर्स में देना होता है, फर्स्ट 3 आवर्स में, और फर्स्ट ग्राम जो है वो 10 मिनट्स के अंदर अंदर देना होता है आइडियली। अब ट्रोमाटाइज जो पेशेंट है, जो ब्लीड कर रहे हैं, उनको ट्रांक्सामिकेशन देना एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। वही बात है ना कि बहुत जल्दी देना होता है। जो ट्रोमा सेंटर है उनके पास मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ट्रोमा के आ रहे हैं तो आपने ट्रोमा सेंटर बनाया हुआ, तो आपके पास इतना ब्लड होना चाहिए ना कि आप ट्रांसफ्यूज कर सको। सीवियरली हाइपोवोलेमिक ट्रोमा पेशेंट शुड बी रिससिटेटेड यूजिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी जो सीवियरली हाइपोवोलेमिक है उनका काम जो है ना ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स से बनेगा, आप उसको क्रिस्टलॉइड से नॉर्मल नहीं कर सकते। क्रिस्टलॉइड का रोल सिर्फ इतना है कि इनिशियली आप सीवियरली हाइपोवोलेमिक पेशेंट को दे सकते हो, तब तक दे सकते हो जब तक उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन के लिए दे सकते हो, जब तक आप वेट करो ब्लड प्रोडक्ट, मतलब अभी तक ब्लड प्रोडक्ट पेशेंट की नहीं पहुंची तो उसको कुछ तो इंजेक्ट करो ना, तब तक आप उसको क्रिस्टलॉइड कोलॉइड क्रिस्टलॉइड बेसिकली आप इंजेक्ट कर देते हो, जिससे क्या होगा कि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वो सिटी स्कैन की बात की हुई है उसने कि सिटी जो है ना होल बॉडी सिटी जो है विद आईवी कंट्रास्ट, ये आइडियल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है या गोल्ड स्टैंडर्ड जो भी आप कहे मल्टीपल इंजरी के पेशेंट में, ठीक है, ट्रोमा के पेशेंट में। इसके बारे में अच्छा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तब आप सिटी नहीं करोगे, नो डाउट गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन वो पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, सिटी आईवी कंट्रास्ट देकर टाइम लगता है, हम उसको नहीं कर सकते, हमारे लिए जरूरी है पहले उसको रिससिटेट करना, उसका जहां पर हैमरेज हो रहा है उस पॉइंट को कंट्रोल करना, तो उस केस में हम उसका फास्ट स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। और अगर फास्ट में हमें नजर आ गया कि हाँ भाई इसके तो अंदर पेरिटोनियम में ब्लड है या फ्लूइड है, फास्ट तो फ्लूइड ही दिखाएगा ना कि फ्लूइड है, फिर हम उसकी इमीडिएट क्या कर देंगे, इमीडिएट लेप्रोटमी कर देंगे, ठीक है। और ये बात ख्याल रखनी है कि इमीडिएट लेप्रोटमी करते हुए उसका पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है, ठीक है। पेल्विक बाइंडर आपने, अगर आपको पेशेंट आया आप अभी उसको नहीं एक्सक्लूड कर पा रहे कि इसको पेल्विक फ्रैक्चर है कि नहीं, क्योंकि आप अभी उसका सिटी नहीं कर सकते, आप उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप उसको फौरन से फास्ट स्कैन करके लेप्रोटमी के लिए ले गए हो, तो तब आपने उसका पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है और उसको थ्रू आउट द सर्जरी जो है वो रिमूव नहीं करना, क्योंकि पेल्विस में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो अगर वो ब्लीड हो गया तो वो 2 लीटर तक का ब्लड लॉस हो जाना है, तो इसीलिए आपने पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है। फिर वो सारी होल बॉडी सिटी की बात करता है कि हेड से लेकर पेल्विस तक आवी कंट्रास्ट के साथ ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है सीवियरली इंजर्ड पेशेंट की, और इसमें जो है ना वो टाइम क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है ना, या हम स्टेबल पेशेंट की कर सकते हैं, लेकिन जो अनस्टेबल पेशेंट है उनके लिए उनका एक एक मिनट जो है ना बड़ा प्रीशियस होता है, कि जितना हम उनकी रिससिटेशन को लेट करेंगे उतने मोर्टेलिटी के रेट ज्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए हम जो है ना वो सीवियरली इंजर्ड पेशेंट में एज अर्ली एज पॉसिबल ये करवाएंगे, लेकिन स्टेबल पेशेंट में, ठीक है। कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये स्कैन लेट करवाया था ना तो हो सकता है कुछ फाइंडिंग मिस भी हो जाए, तो इसलिए आपने इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करवाना है। पेशेंट कोई इमीडिएट ट्रोमा लेप्रोटमी आफ्टर ब्लड ट्रोमा विदाउट होल बॉडी सीटी स्कैन शुड हैव अ पेल्विक बाइंडर। वही बात है कि अगर आप किसी पेशेंट को सीटी स्कैन नहीं परफॉर्म कर सके, आपने नहीं एक्सक्लूड किया कि इसको पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर पाए, तो आपने उसको ऑपरेशन थिएटर में जब लेके जाना है ना लेप्रोटमी के लिए, तो उसका पेल्विक बाइंडर अप्लाइड ही रहेगा, और वो थ्रू आउट द सर्जरी जो है ना वो मतलब तब तक नहीं रिमूव होगा जब तक आप उसका पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड नहीं कर लोगे। एक और चीज है कि ऐसे पेशेंट में आप होल बॉडी सीटी स्कैन नहीं करवा पा रहे, आप उनमें इमीडिएट पेल्विक रेडियोग्राफ करवा लोगे। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि जब हम होल बॉडी सीटी नहीं करवा पाते ना, ये यहाँ पे मिस हो गया मुझसे, तो हम फिर चेस्ट एंड पेल्विक रेडियोग्राफ भी करवा लेते हैं। मतलब ये जो अनस्टेबल पेशेंट होते हैं उनमें चेस्ट एंड पेल्विक रेडियोग्राफ हमारी हेल्प कर सकते हैं, कि आपको दिखा देते हैं कि चेस्ट में कहाँ पर जो है ना वो कोई मसला है, जैसे वो निमोथोरेक्स इस तरह की, और पेल्विस हमें बता देगा कि पेल्विस फ्रैक्चर है कि नहीं, तो फिर आप ये रेडियोग्राफ जो है वो डिपार्टमेंट इमरजेंसी में भी करवा सकते हो, और आप पेशेंट को फौरन से ऑपरेशन में थिएटर में शिफ्ट कर दिया आपने लेप्रोटमी के लिए, तो आप ऑपरेशन थिएटर में भी करवा सकते हो रेडियोग्राफ, ठीक है। तो रेडियोग्राफ की मदद से उसका पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर आप उसका पेल्विक बाइंडर रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी के पॉइंट में क्या चीजें देखनी होती है, पीपल का साइज देखना होता है, उसका रिएक्शन देखना होता है, ऑल 4 लिम्स पेशेंट की देखनी है मूव कर रही है, उसका कोर बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट करना है, और थ्रैकोलम्बर स्पाइन के लिए हमने क्या करना है, लोग रोल टेक्निक यूज करनी है। मतलब सर्वाइकल स्पाइन को तो हम सर्वाइकल कॉलर अप्लाई कर देंगे ना, वो उससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, लेकिन वो थ्रैकोलम्बर स्पाइन उनमें भी तो मसला हो सकता है, वो भी तो इंजरी उनकी भी तो हो सकती है, उस केस में अपने पेशेंट को ज्यादा हिलाना झुलाना नहीं है, आपने अगर उसको साइड चेंज करनी है या उसको जो है वो शिफ्ट करना है स्ट्रेचर से बेड पे या बेड से स्ट्रेचर पे, तो आपने उसके लिए लॉन्ग रोल टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। लॉन्ग रोल टेक्निक आपको मैंने बताई हुई है ऑलरेडी जब हमने उसकी बात की थी ट्रोमा की डॉगर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
फिर वो कह रहा है कि मिनिमाइज अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट एंड बाय यूजिंग वार्म ब्लैंकेट एंड ट्रॉलीज। इसमें वो कह रहा है कि आप एक्सपोजर कर रहे हो ना पेशेंट का, तो आपने उसको हाइपोथर्मिया से बचाना है। आप उसको हाइपोथर्मिया से कैसे बचा सकते हो कि अननेसेसरी एक्सपोजर ना करो, अगर जहाँ पे आपको सस्पिशन है इंजरी का वहीं से उसको एक्सपोज करो, वार्म ब्लैंकेट यूज करो और वार्म फ्लूइड उसको दो रिससिटेशन के टाइम पे, ताकि उसको हाइपोथर्मिया ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो वो ट्राइड होती है ना, लीथल ट्राइड, उसमें एक हाइपोथर्मिया का पॉइंट भी आता है। अच्छा, अब अगर आप इसको लॉग रोल करोगे ना, जैसे हमने कहा था कि उसको ट्रैको लंबर स्पाइन के प्रोटेक्शन के लिए लॉग रोलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर अभी तक आपने उसका पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड नहीं किया, तो जो लॉग रोलिंग टेक्निक है ना, ये वहां पर जो क्लॉट बना भी हुआ है पेल्विस में, उसको भी डिस्टर्ब कर देगा और बहुत ज्यादा ब्लीड करवा देगा। इसीलिए लॉग रोलिंग जो है वो तब तक नहीं करनी जब तक आप पेल्विक फ्रैक्चर को रेडियोग्राफी के लिए एक्सक्लूड ना कर लो। जैसे मैंने बताया, पेल्विस एक्सरे करवा लो, वहां से समझ आ जाएगी कि फ्रैक्चर है या नहीं है, फिर आप उसको लॉग रोल कर सकते हो। तो एक चीज हमने देखी कि लॉग रोल हमने करना है कि जब पेशेंट को जो है वो थ्रैकोलम्बर स्पाइन को प्रोटेक्शन देनी है, उसको शिफ्ट करना है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि लॉग रोल जो है वो क्या कर सकते हैं, वो पेल्विक में जो बना हुआ है ना वो क्लॉट, उसको उस क्लॉट को जो है ना वो डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लॉग रोल आपने परफॉर्म नहीं करना जब तक आप पेल्विक फ्रैक्चर को एक्सक्लूड ना कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम पेल्विक फ्रैक्चर को एक्सक्लूड करने से पहले, यानी पेल्विक एक्सरे से पहले पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है और पेशेंट को मूव करना पड़ रहा है प्राइमरी सर्वे में, जबकि अभी हमने उसका एक्सरे नहीं किया, तब हम क्या करेंगे, तुम 20 डिग्री रोल विद इन लाइन स्पाइनल स्टेबलाइजेशन। तो 20 डिग्री तक उसको सिर्फ रोल करना है, 20 डिग्री तक रोल करके ही उसको शिफ्ट करेंगे स्पाइनल स्टेबलाइजेशन के साथ, फिर हम ये कर सकते हैं। और जब हम उसका पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड कर लेंगे, फिर उसकी लॉग रोलिंग करेंगे। फिर उसने नेक्स्ट बताया कि जो लॉग रोलिंग है उसका हमें ऐसा कोई ज्यादा फायदा भी नहीं नजर आया कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है। और इसको जो है वो नहीं परफॉर्म करना चाहिए अंटिल आप सारे फ्रैक्चर एक्सक्लूड ना कर लो। एक एक्सेप्शन है कि एक केस में लॉन्ग रोल करना पड़ता है पहले ही, उन पेशेंट में जिन पेशेंट में कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पीछे जो है वो कोई वोंड तो नहीं, जैसे एक्सिट वोंड होता है तो बैक पे तो नहीं, उन पेशेंट में हमें लॉन्ग रोल करना पड़ सकता है पहले। वरना जो है वो सिर्फ बैक को एग्जामिन करने के लिए प्राइमरी सर्वे में इसका मिनिमल यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लॉन्ग रोल को अवॉइड करें, कि हम लॉन्ग रोल करने के चक्कर में उसकी बैक इंस्पेक्शन करने के चक्कर में उसका पेल्विस का जो है ना वो ज्यादा ब्लीड करवा दें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तो पॉइंट। चले अगर स्प्रिंगिंग द पेल्विस को बात करते हैं कि पहले ना स्प्रिंगिंग द पेल्विस का मतलब है कि आई गेस इस तरह का होता था कि उसकी जो है ना लेटरल वॉल पे पेल्विस के या उसके प्यूबिक सिम्फिसिस पे प्रेशर अप्लाई करते थे देखने के लिए कि भाई पेल्विस में फ्रैक्चर है कि नहीं। लेकिन उसने कहा कि इसकी भी कोई खास ना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और ये भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है ना वो ज्यादा मसला कर देगा, ठीक है। अच्छा, सी ए बी सी डी ई। अब सी से क्या है कि मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज को कंट्रोल करना है, बाकी एबीसीडी वही है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी कॉन्सेप्ट डैमेज कंट्रोल सर्जरी का और अर्ली टोटल केयर का। ये दो थेरीज हैं। एक तो कहता है कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी करो, यानी पेशेंट आपके पास आया है, वो अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ट्रोमा का पेशेंट है, तो आप उसको पहले जो सर्जरी करोगे या एक्सप्लोर करोगे वो सिर्फ आप इसलिए करोगे कि हम उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर लें, हम उसको जो है ना वो डैब्रिस को और सारी टिश्यूज को रिमूव कर दें। लिम्ब कंट्रोलिंग, लिम्ब सेविंग या लाइफ सेविंग प्रोसीजर करोगे। अर्ली टोटल केयर वाले ये कहते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आया है तो आप उनकी जो है ना वो कंप्लीटली उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दो, कि उनकी कंप्लीटली डेफिनेटिव सर्जरी कर दो, ठीक है। अब इन दोनों थीरीज को देखते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, को किस कंडीशन में, क्योंकि ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कुछ पेशेंट भी अर्ली टोटल केयर को प्रेफर कर लेते हैं कि वो स्टेबल है तो उसको फौरन से सारी सर्जरी कर दो, कुछ भी हम डैमेज कंट्रोल सर्जरी को। तो वो कह रहा है कि डैमेज कंट्रोल सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो है ये डेवलप हुआ था जब देखा गया कि जो सिवियरली ट्रोमाटाइज पेशेंट होते हैं, जिनकी फिजियोलॉजी ज्यादा इंपेयर हुई होती है, उनमें अगर हमें एनाटॉमी ठीक करने में लग जाए तो वो पुअर आउटकम देते हैं। यानी उनका फिजियो का मतलब है कि वो हीमोडायनामिकली इतने स्टेबल है, उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, उनकी बहुत मसला है, हम उनकी एनाटॉमी के बेस के फ्रैक्चर हुआ, इसके फ्रैक्चर ठीक करो, इसको जो है ना वो फिक्स करो, तो उस केस में उसके बहुत पुअर आउटकम आते हैं। अच्छा, फिर क्या किया गया, फिर ये देखा गया कि जो कुछ इस तरह किया जाए कि जो पहले सर्जरी की जाए वो रैपिड हो, लाइफ एंड लिम्ब सेविंग प्रोसीजर हो, यानी हैमरेज कंट्रोल करें, कोई कैविटी है तो उसको डीकम्प्रेस करें, जैसे फिशियोटमी, क्रेनोटमी, रीवस्कुलराइजेशन कर दें और रिमूवल कर दें कंटामिनेशन की। तो पहले सिर्फ ये किया जाए, फिर उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब इनमें से आपको ज्यादा चीजों का तो पता है, लेकिन रिवस्कुलराइजेशन का नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। रिवस्कुलराइजेशन में ये कि अगर कहीं पर कोई आर्टरी डैमेज हो रहा है उसका रिपेयर करना या वहां पे कोई ग्राफ्ट अप्लाई करना, इन सब चीजों को रिवस्कुलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पर उसने बताया, यहाँ पर उसने बताया कि जो रिवास्कुलराइजेशन है ना, ये स्वेयर अगर मल्टीपल सिस्टम का ट्रोमा हो ना तो ये नहीं की जाती, क्योंकि ये ना लाइफ थ्रेट बढ़ा देती है। तो उस केस में फिर एम्प्यूटेट ही हम कर देते हैं कि हम बैठ के वहां पे आर्टरी को रिपेयर करें या आर्टरी को हम ग्राफ्ट अप्लाई करें, इससे ज्यादा मसला होता है तो हम फिर एम्प्यूटेशन की तरफ चले जाते हैं स्वेयर, लेकिन पेशेंट अगर स्वेयर इंजर्ड हो। अच्छा, वापस यहाँ पर आते हैं तो हम बात करते हैं कि हम
डैमेज कंट्रोल सर्जरी को यूज करना शुरू कर दिया कि ये फिजियोलॉजी को देखते हुए काम करती है। डैमेज कंट्रोल सर्जरी एब्डोमेन में क्या होगी कि पैकिंग कर दो, अगर लिवर ब्लीड करा पैक कर दो, हैमरेज को कंट्रोल करो, डिब्राइडमेंट कर दो, अगर कोई बॉवल का पार्ट है जो डीवाइटलाइज है जिसकी डेथ हो चुकी है उसको रिमूव कर दो, फॉरेन बॉडी या फीसेस है तो उनको रिमूव कर दो। एब्डोमेन में डैमेज कंट्रोल सर्जरी ये होगी। ऑर्थोपेडिक में डैमेज कंट्रोल सर्जरी क्या होगी? सिवियर ओपन फ्रैक्चर। आपको पता है जो सिवियर ओपन फ्रैक्चर में कंटामिनेटेड होते हैं उनमें फॉरेन बॉडी हो सकती है, उनमें उनकी डिब्राइडमेंट करनी है, ठीक है, स्प्लिंटेज या स्टेबलाइजेशन कर दो, एक्सटर्नली जो भी फ्रैक्चर है उनको सबको स्टेबलाइज कर दो। अगर लिम जो है उसमें कंपार्टमेंट आप सस्पेंशन करो तो उसको डिकम्प्रेशन कर दो। ऑर्थोपेडिक में सिर्फ यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिवास्कुलराइजेशन की हमने बात कर दी। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो अर्ली टोटल केयर है वो आप कैसे डिसीजन लेते हो कि अच्छा ये जो पेशेंट है ना इसकी मैं अर्ली टोटल केयर प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें मुझे डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जरूरत नहीं है। वो आपने देखना होता है पल्स रेट, बीपी, रिस्पायरेटरी, यूरिन आउटपुट, उसका टेम्परेचर, उसके एबीजीज। ये जो चीजें ना जो मैंने आपको बताई, उसके वाइटल्स यानी बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, उसका यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, एबीजीज, ये देखने होते हैं। अब वो वाला पेशेंट जिसमें पल्स रेट 100 से कम है, यानी पल्स रेट ज्यादा नहीं है, यानी वो पेशेंट जो है वो शॉक की तरफ नहीं जा रहा, वरना आपको पता है शॉक की स्टेजेस में हमने देखा था कि पल्स रेट तो बहुत ऊपर चला रहा था, तो पल्स रेट 100 से कम है, बीपी उसका नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में, रेस्पिरेटरी रेट भी उसका नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट वो 30 ml पर आवर से ज्यादा दे रहे हैं, पेशेंट को हाइपोथर्मिया भी नहीं है, एसिडोसिस भी हमें एबीजीज पे नहीं मिले, कोएगुलेशन स्क्रीन भी उसकी नॉर्मल आई है, कोएगुलोपैथी नहीं है, तब हम पेशेंट को अर्ली टोटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तब हम उसको फौरन से, अगर हम उसकी सर्जरी करें, उसको फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबलाइज कर दो, रिपेयर करने हैं, अगर बोवल में रिपेयर करना है, ग्राफ्ट रखना है वो कर दो, अगर आर्टरी किसी को रिपेयर करना है वो कर दो, मतलब फिर आपने जो भी करना है डेफिनेटिव प्रोसीजर आप वो कर सकते हो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अर्ली टोटल केयर का क्या फायदा है भाई, अर्ली टोटल केयर को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसके लिए, क्योंकि अर्ली टोटल केयर से एक तो नर्सिंग केयर फैसिलिटेट होती है, दूसरा पेशेंट अर्ली मोबिलाइज हो जाता है, स्पेशली अगर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो ना, बोन वगैरह के फ्रैक्चर हो, तो उसको कई महीने बेड पे नहीं रहना पड़ता, आपने फौरन से उसकी डेफिनेटिव सर्जरी की, वो दिनों में ठीक हो जाएगा। पल्मोनरी कंपोलेशन रिड्यूस हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन, जैसे अगर ज्यादा पेशेंट बेड रिडन रहे ना तो उसमें डीवीटी, डी वेन थ्रोम्बोसिस का, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपने अर्ली टोटल केयर प्रोवाइड कर दी उसको जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जल्दी घर चला जाएगा, जल्दी मोबिलाइज हो जाएगा, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाएंगी, लेंथ ऑफ स्टे इंटेंसिव केयर में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 3-4 उन्होंने पॉइंट बताया कि अर्ली टोटल केयर के ये फायदे हैं, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देने के ये फायदे हैं। बट स्टिल आप ये वाले पैरामीटर्स देखोगे, आपको ये पैरामीटर्स याद रहने चाहिए, ये पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट जो है ना वो अर्ली टोटल केयर करनी है उसकी, ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। अब आगे उसने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि लेट्स सपोज पेशेंट जो था वो स्टेबल था, बीपी नॉर्मल था, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल था, और पल्स रेट जो है वो अंडर 100 था, सब कुछ ठीक था, हमने उसकी अर्ली टोटल केयर शुरू कर दी, हमने डेफिनेटिव सर्जरी शुरू कर दी, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वो अनस्टेबल होना शुरू हो गया, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर उसकी फिजियोलॉजी डिटोरेट करना शुरू होगी, तो फौरन से हमने सर्जरी को वहां पे रोक के उसको रिससिटेशन के लिए ले जाना है। फिर ये ईटीसी अप्रोच चेंज हो जाएगी डैमेज कंट्रोल अप्रोच में। ईटीसी अप्रोच कैन बी चेंज टू डैमेज कंट्रोल अप्रोच इफ पेशेंट फिजियोलॉजी डिटोरेट, यानी अगर सर्जरी के दौरान आप सर्जरी कर रहे थे लेकिन पेशेंट डिटोरेट कर गया तो आप फौरन से डैमेज कंट्रोल अप्रोच में चले जाओ। इसका मतलब है कि ये नहीं कि अर्ली टोटल केयर शुरू कर दिया तो इसको जो है ना वो पेशेंट को उसको मॉनिटर करते रहना है पेशेंट को थ्रू आउट द डेफिनेटिव सर्जरी कि कहीं ये डिटोरेट तो नहीं करा, अगर वो करा तो आपने फिर वापस उसको रिससिटेशन पे ले आना है, ठीक है। बाकी अगर इसको देखें तो अर्ली टोटल केयर का क्या डेफिनेशन है कि पेशेंट को डेफिनेटिव मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दी जाए विद इन 36 आवर, 36 आवर के अंदर अंदर, यानी इंजरी के 36 आवर के अंदर अंदर हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दें पेशेंट को, तो अर्ली टोटल केयर होते हैं। और डैमेज कंट्रोल सर्जरी में क्या होता है कि हम उसको रिससिटेट करें, लिम्ब और लाइफ सेविंग सर्जरी करें, और उसको जो है वो डिब्राइटमेंट करें, कंटामिनेशन रिमूव करें, डिवाइटलाइज टिश्यू रिमूव करें, स्प्लिंटेज करें, मतलब जहाँ पे बोन फ्रैक्चर उसको स्प्लिंटेज करें, मतलब इस तरह का प्रोसीजर करें, तो ये डीसीएस है। इसके केस में डीसीएस हम क्यों करें, हम पेशेंट की फिजियोलॉजी को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू एनोटमी, ठीक है। वीनस लैक्टेट जो है उसमें सिर्फ ही टेबल करना है। वीनस लैक्टेट वो कहते हैं कि आपको ना एसेंशियल मार्कर रिससिटेशन का, वीनस लैक्टेट भी ना ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि डीसीएस करना है या ईटीसी करना है, यानी डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। ये कैसे हेल्प करता है कि अगर लेस देन 2 हो, यानी इसका मतलब है कि पेशेंट वीनस लैक्टेट ना ये शो कर रहा है कि पेशेंट जो है ना उसके टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि वो हाइपोक्सिक तो नहीं है, क्योंकि हाइपोक्सिक टिश्यू जो है ना वो आपको पता है एनारोबिक एक्सपायरेशन करेंगे, एनारोबिक एक्सपायरेशन करेंगे तो लैक्टेट जमा होगा। तो अगर लेस देन 2 है इसका मतलब पेशेंट को अच्छा खासा उसके टिश्यू को ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसको अर्ली टोटल केयर प्रोवाइड कर दो, वो ठीक है। अगर 2 से 3 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेंड पे देखो, ट्रेंड का क्या मतलब है कि क्या वक्त के साथ ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, 3 से 4 हो गया है या 3 से 2 पे चला गया, ट्रेंड इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है, ट्रेंड पे देखो, उस हिसाब से डिसीजन लो। अगर 3 से ज्यादा है तो फिर पेशेंट जो है ना इसका मतलब है कि उसको जो है ना फर्दर रिससिटेट करना चाहिए, क्योंकि अभी वंडर रिससिटेटेड है, उसका 3 से ज्यादा है लैक्टेट, तो उसको भी सही से हाइपोक्सिया रिलीव नहीं हुआ, उसको रिससिटेट करो। अगर आपको अर्जेंट सर्जरी करनी भी पड़ी है तो आप उसकी डैमेज कंट्रोल सर्जरी करो, और अगर 5 से ज्यादा है तो फिर आप सोच ही नहीं सकते कुछ और, फिर आपने करनी ही डैमेज कंट्रोल सर्जरी है। तो अगर मैं आसानी से कहूँ तो 2 और 5 के दरमियान हम ना इसको रख सकते हैं। 2 से कम है तो अर्ली टोटल केयर, 2 से कम है तो अर्ली टोटल केयर, यानी पेशेंट जो है ना वो स्टेबल है, उसको
हाइपोक्सिया नहीं है, 5 से ज्यादा तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी कोई और सोचना ही नहीं है। और अगर इन दोनों के दरमियान है तो फिर डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को जल्दी से रिससिटेट करके उसका ट्रेंड देखो कि हमने रिससिटेट किया तो अब इसका ट्रेंड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और ट्रेंड के हिसाब से फिर आप डिसीजन लो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अर्ली आपकी असेसमेंट और ये सारे जो मेन पॉइंट्स ये कवर हो गए। ये जो सारे मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट जब हमने ब्रेन इंजरी पढ़नी है या नेक्स्ट हमने एब्डोमिनल ट्रॉमा पढ़ना है या पेल्विस का ट्रॉमा, जो भी टॉपिक कवर करना है वो सब में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जो आपने मेन पॉइंट्स अभी सीखे।